अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग में आज टॉपिक है हमारा वॉचिंग ऑफ कैश बुक। और आज के लेक्चर में हम कैश बुक रिसीट साइट और कैश बुक पेमेंट साइट की वॉचिंग डिस्कस करेंगे। कैश बुक को आप फर्स्ट सेमेस्टर में यानी बीबीए फर्स्ट में समझ चुके हैं, आप न्यूमेरिकल भी किए और कैश बुक प्रिपरेशन को भी देखा। तो एक फर्स्ट स्लाइड मेरे सामने है कैश बुक। ये डेबिट साइड है कैश बुक की और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी कैश बुक की। यहाँ आपको क्लियर है कि डिस्क्रिप्शन, वॉचर नंबर, डिस्काउंट अगर कुछ हो तो ये रिकॉर्ड होगा और साथ ही कैश रिसीव्ड यानी जो भी कैश रिसीव्ड होगा, कैश रिसीट्स आप डेबिट साइड पे शो करते हो। यहाँ ओपनिंग बैलेंस कहा गया ब्रॉट डाउन, जो प्रीवियस मंथ का प्रीवियस कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसी तरह आर एंड कंपनी से कैश रिसीव हुआ, इंटरेस्ट इनकम कैश रिसीव हुआ, थ्रू सेल्स कैश रिसीव हुआ, आर एंड कंपनी से फिर कैश रिसीव हो रहा है और थ्रू सेल्स रिसीव हो रहा है। जब हम क्रेडिट साइड देखते हैं, क्रेडिट पेमेंट साइड होती है जहाँ कैश क्रेडिट हो रहा होता है। एच एंड कंपनी को पे किया गया, परचेजेस की गई, कैश पे किया गया। अगेंस्ट मशीनरी, मशीनरी परचेज की गई, कैश पे किया गया। स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ, ऑफिस फर्नीचर एच एंड कंपनी कहा गया है जो पेएबल की कंडीशन है। सैलरीज एक्सपेंस हुआ और बैलेंस सी डी है जो कि क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपके पास कैश बुक का एक स्ट्रक्चर है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक रिसीट साइड जो कि डेबिट साइड होती है और कैश बुक पेमेंट साइड जो कि क्रेडिट साइड। जब हम कैश बुक की रिसीट साइड यानी डेबिट साइड को वॉच करेंगे तो तमाम रिसीट्स, तमाम इनकम्स यहाँ होंगी यानी इनफ्लोज होंगे। तो इसे आप क्या कहेंगे, कैश बुक रिसीट साइड की वॉचिंग ये होगी। वॉचिंग के लिए आपको जो भी आपके सामने एलिमेंट हो या कंपोनेंट हो कैश बुक का, उसको आप वॉच करने के लिए उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उसकी जो बेसिक नेचर में मींस के जिस अकाउंट जो अकाउंट की नेचर होगी उसको देखते हुए हम उसके वॉचर या एविडेंस एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, वॉच करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट वॉचिंग ऑफ कैश बुक में, the technique of watching in respect of important items which usually appear on the debit side of cash book is discussed here. Opening balance. It should be checked with the balance shown in the audited balance sheet of the previous year. Reference should be made to the audit working papers to see if the closing balance of cash shown in balance sheet is the result of many balances. पहले तो आपको ओपनिंग बैलेंस देखना होगा। ओपनिंग बैलेंस मींस के प्रीवियस, अब इसको ऑडिट कैसे करना है, वॉचिंग कैसे करनी है। जब अब ऑडिट जिस मंथ का कर रहे हैं या जिस ईयर का कर रहे हैं, जिस ईयर की वॉचिंग हो रही है, प्रीवियस ईयर ऑडिट ऑडिट अगर हो चुका है तो आप प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट ज़रूर यहाँ डिमांड करेंगे। जब आपको प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी तो वहाँ कुछ ज़रूर कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2015 का क्लोजिंग 2016 का ओपनिंग बना, तो आप 2015 के ही ऑडिटेड स्टेटमेंट से यहाँ डिमांड करेंगे ताकि आप 16 का जब कैश बुक और ओपनिंग बैलेंस देखें तो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैश सेल्स सेकंड पॉइंट है कैश सेल्स। अब आप कैश सेल्स को वॉच कर रहे हो जहाँ एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। द रिक्वायर्ड एविडेंस फॉर वॉचिंग ऑफ कैश सेल्स would depend upon the procedure for recording the cash sales in the books. Usually, carbon copies of cash memos or cash sales invoices would support such entries, which should be checked. पहला पॉइंट तो ये देख लें कि जब आप कैश सेल्स की वॉचिंग कर रहे हैं तो यहाँ कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होगा, कैश इंक्रीज़ हो रहा है और साथ सेल इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ आपके पास ओरिजिनल रिसीट नहीं होगी। जब आप परचेज़ करते हो, कंपनी परचेज़ करेगी, कंपनी के पास ओरिजिनल बिल होगा, मेमो होगा, रिसीट होगी, ओरिजिनल इनवाइस होगी। और जब आप सेल करते हो प्रोडक्ट तो आपके पास कार्बन कापी रह जाती है, ओरिजिनल आप अपने कस्टमर को दे देते हैं। तो आप ऑडिटर हैं तो आपको कंपनी से जो भी कार्बन कापीज़ हों, कैश सेल से रिलेटेड वॉचर्स हों, इनवाइसेस हों, बट कार्बन होंगी, डुप्लीकेट होंगी, ये आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। Where automatic tills are in use, यहाँ देखना, usually carbon copies of the cash memos or cash sales invoices would support such entries, which should be checked. Where automatic tills are in use, the entries in the cash book should be checked from the till records.
If automatic cash register is maintained, resort should be made to the summaries. आप देखते हो डिफरेंट मॉल्स पे आप विजिट करते हैं जहाँ थ्रू स्कैनर्स, जहाँ टिल मशीन्स यूज़ की जाती हैं, ऑटोमेटिक जहाँ परचेज होती है थ्रू बार कोड परचेजिंग हो रही होती है, प्राइस बार से स्कैनिंग के ज़रिए आप परचेजिंग करते हो कि आप सॉफ्टवेयर स्कैनर्स अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, तो प्रोडक्ट प्राइस बार को, प्राइसेस को जब स्कैन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहा होता है। ये सॉफ्टवेयर कैप्चर कर लेता है और यहाँ करप्शन या फ्रॉड बहुत कम होता है। तो अब आप क्या करेंगे, जो भी ऑटोमेटिकली, जैसे हम मैंने आपको कहा कि थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट हुई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हुई, थ्रू स्कैनर्स या सॉफ्टवेयर या साइबरनेटिक कंट्रोल आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इसके ज़रिए अगर सेल की जा रही है, प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है टील मशीन्स या टील रिकॉर्ड्स। ये डिफरेंट मशीन्स, आपने प्रोडक्ट, आपका कस्टमर प्रोडक्ट लेता है मॉल में या किसी भी शॉप में, और जाके टील मशीन में स्कैनिंग के साथ स्कैन करता है प्राइस बार को, प्राइस कोड को, और पेमेंट कर देता है। तो अब तमाम रिकॉर्ड टील मशीन में अवेलेबल होगा, तो आप डेटाबेस को यूज़ करते हुए यहाँ भी वॉचिंग कर सकते हैं। द बेसिस ऑफ चार्जिंग प्राइसेस टू द कस्टमर अगेंस्ट कैश सेल्स शुड बी इंक्वायर्ड into documentary evidence in this respect must be examined। जो भी प्राइस चार्ज की गई, जो भी प्राइसेस डिसाइडेड हैं, जो भी टिल मशीन्स को प्राइसेस फीड की गई हैं कंपनी की तरफ से, बिजनेस शॉपकीपर की तरफ से, वो भी आप ज़रूर एनालाइज करें। A test check the extent of which will depend upon the efficiency or otherwise of the system of internal control with the goods outward book should also be carried out। यहाँ आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखते हुए गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर भी देख सकते हैं। गुड आउटवर्ड रजिस्टर बेसिकली क्लियर कर रहा होता है कि कितनी गुड्स कंपनी ने या शॉपकीपर ने या सेलर ने सेल की, तो उनका एक रिकॉर्ड होगा। इसको इन्वेंट्री के साथ भी मैचअप किया जा सकता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ, कि कंपनी में अगर 10 यूनिट इन्वेंट्री रजिस्टर शो कर रहा है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड 10 यूनिट शो कर रहे हैं और सेल रिकॉर्ड में 8 हैं, तो 2 यूनिट का आप यहाँ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जितनी इन्वेंट्री होगी वही इन्वेंट्री आउट की जाएगी, उसी इन्वेंट्री को सेल किया जाएगा। इन्वेंट्री रिकॉर्ड को और सेल रिकॉर्ड को, रजिस्टर्स को भी यहाँ से आउटवर्ड, सेल आउटवर्ड को भी एनालाइज किया जा सकता है, मैच किया जा सकता है। तो ये हुआ कैश सेल के वॉचिंग। अब आप जा रहे हैं कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, कि अगर आप अपने अकाउंट रिसीवेबल से कैश रिसीव करें, डेटर से कैश रिसीव करें, तो किस तरह एनालाइज करेंगे। The carbon copy receipts or counterfile receipts in support of entries appearing in the receipt side of cash book should be examined. The method of allowing the discount to the customer against prompt payment should also be inquired into. Any unusual discount should be noted and satisfactory examination should be obtained from the responsible official or officer. अगर आप अकाउंट रिसीवेबल्स को और इसकी एंट्री आप देखेंगे, तो एंट्री पास होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, और जब इससे कैश रिसीव हो जाए, हम अब कह रहे हैं कैश रिसीव, तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई क्रेडिट कस्टमर हो सकता है आपका, जिसको आप प्रोडक्ट सेल करते हैं क्रेडिट पर, वो आपको फ्यूचर में किसी टाइम में पेमेंट करनी होगी, या अगर कर दे तो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो जब आप अकाउंट रिसीवेबल को, नोट रिसीवेबल को या बिल रिसीवेबल को सिंपली डेटर्स को एनालाइज कर रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि डिस्काउंट कितना दिया गया। डेटर को हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे 2, 10 एंड 30 है स्टैंडर्ड टर्म है हमारे सामने। जब आप कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम देखते हैं, तो आप अपने कस्टमर को, एक होता है डिस्काउंट अलाउ, एक डिस्काउंट रिसीट। जब आप कैश रिसीव करेंगे डिस्काउंट अलाउ करना होगा, जब आप कैश पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो कंपनी यहाँ डिस्काउंट अलाउ कर रही है अपने क्रेडिट कस्टमर्स को, अकाउंट रिसीवेबल्स को, नोट या बिल रिसीवेबल्स को। यहाँ देखना होगा डिस्काउंट का रेट क्या था, डिस्काउंट कितना दिया गया, डिस्काउंट अलाउ कितना था, डिस्काउंट देने की क्या कंपनी को यहाँ बेनिफिट अचीव हुए, क्या फ़ायदा हुआ, ये भी देखना ज़रूरी है। The test check of tracing the amount received as per cash book into the statement of account received from debtor should also be done। अब डेटर से जो भी आपने कैश रिसीव किया, यानी ज़रूरी तो नहीं है कि डेटर फुल अमाउंट इन टाइम दे दे, यहाँ इंस्टॉलमेंट्स भी दी जा सकती हैं, डिस्काउंट भी दी जा सकता है, डिफरेंट हायर परचेज पे भी आप, हायर सिस्टम पे सॉरी, जा सकते हैं। तो यहाँ आपको ज़रूर ये चीज़ एनालाइज कर लेनी चाहिए, कितना अमाउंट रिसीव हो गया, कितना अमाउंट फ्यूचर में रिसीव होगा, या बैड डेट्स कितने रिकॉर्ड किए गए। बैड डेट जो प्रोविजंस हैं
उनको कितना एडजस्ट किया गया ये देखना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट रिसीवेबल जनरेट कर लेते हैं पहले, और जब अकाउंटिंग ईयर एंड होने पर होता है या मेच्योरिटी टाइम आप कंप्लीट हो रहा होता है, वाइंड अप हो रहा होता है या एक्सपायर हो रहा होता है, तो फिर इनको बैड डेट्स की कंडीशन में रख दिया जाता है, और फिर इसको एक एक्सपेंस या लॉस की कंडीशन आप कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ कंपनीज फ्रॉड करती हैं। तो यहाँ ज़रूर एनालाइज कर लें कि डेटर्स की वैल्यू क्या थी, डेटर के मेच्योरिटी टाइम क्या था, और प्रीवियसली टर्न आउट क्या रहा, टर्नओवर क्या रहा डेटर्स का, अकाउंट रिसीवेबल टर्न आउट या टर्नओवर रेशो या रेट क्या रहा, ये देखना ज़रूरी है। यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा कि प्रीवियसली अगर 40% या 60% या 10% बैडेट्स थे, और अब रेशो इस साल में ये 30 या 40% पे क्यों चली गई है। या पहले रिकवरी रेट जो था वो फॉर एग्जांपल 75% था, तो अब ये रिकवरी रेट 60% पे क्यों आ रहा है। तो आपको एफएसए क्लियर करेगा, डिफरेंट रेशोज भी क्लियर कर सकती हैं। इसी तरह हम कुछ देख सकते हैं कि मैंने कहा टेस्ट चेक ऑफ ट्रेसिंग द अमाउंट रिसीव्ड एज पर कैश बुक इनटू द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीव्ड। अब टेस्ट चेक लगा लें, अकाउंट अमाउंट को ट्रेस करें। मैंने आपको कहा टेस्ट चेकिंग में आप डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ऑडिटर कौन सी स्किल्स या टेक्निक्स यूज़ करते हुए डिफरेंट नेग्लिजेंसीज को या फ्रॉड को या एरर्स को लोकेट करे क्या कर सकता है। रिक्विजिट अमाउंट ऑफ द वर्क शुड बी डन टू अनकवर द process of teaming and leading और आल्सो कॉल्ड लैपिंग। बाज़ अवक़ात आपका कंपनी मैनेजर्स हैं, कैश मैनेजर या कैश रिसीव हो रहा होता है, लेकिन उनको कैश रिसीट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पर्सनली पैसा को या अमाउंट्स को यूज़ किया जाता है। यानी अगर अकाउंट रिसीवेबल कैश आप रिसीव भी कर लें, इन टाइम रिसीविंग हो जाती है, तो होगा कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को उसी ही कंडीशन में उसी ही वैल्यू में ही रखा जाता है, उसको अपडेट नहीं किया जाता। और ये पैसे ये अमाउंट आप पर्सनली यूज़ करते हैं, प्राइवेट पर्पज़ के लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यानी कैश रिसीव हुआ है कैशियर शेयर को और उसने अपनी पॉकेट में उसे डाल दिया, तो ये क्या होगा, टीमिंग एंड लेडिंग होगा, और ये एक फ्रॉड है जिसे लैपिंग भी कहा जा सकता है। तो आपको अब टीमिंग एंड लेडिंग को लोकेट करना होगा ताकि क्लियर रहे कि कंपनी को जो कैश रिसीव हुए वो कैश बैंक हुए या उन कैश को रिकॉर्ड किया गया। अगर मेच्योरिटी टाइम टाइम क्लोज हो चुका है, वाइंड अप हो चुका है, और उसके बाद एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी जाती है अकाउंट रिसीवेबल की, तो यहाँ ज़रूर चांसेस टीमिंग लेडिंग के हो सकते हैं। यानी विद इन 3 मंथ्स कैश रिसीव होना था, और आप कंपनी जो अकाउंटेंट है या कैशियर है, वो इसे जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं आफ्टर 6 मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसे एडजस्टिंग एंट्रीज का नाम दे दिया गया है, तो ये एक टीमिंग एंड लेडिंग होगा। फर्दर व्हेन सम मनी इज़ लेटर ऑन रिसीट फ्रॉम, अच्छा ये एक एग्जांपल है जो आप यहाँ देख सकते हैं इसी से रिलेटेड। इन ऑर्डर टू पुट एन इफेक्टिव चेक सो दैट द सैड मेल प्रैक्टिस इज चेक्ड द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। अब आप कैसे आप मीन्स के टीमिंग लेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको देख लेते हैं। द कार्बन कॉपी ऑफ रिसीट और द काउंटर फाइल रिसीट एज द केस मे बी should be checked with the pay in slip. Special attention should be given to the amount banked, such as number of the check and the corresponding amount. This is meant to ensure whether the checks which were received had been deposited into the bank. यानी अकाउंट रिसीवेबल को क्रॉस चेक के ज़रिए रिसीव किया जाए, पहला पॉइंट तो ये ज़रूरी है। अकाउंटिंग रूल्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें क्लियर करते हैं कि अगर आप अकाउंट रिसीवेबल से रिसीविंग कर रहे हैं तो थ्रू बैंक अकाउंट करें, ताकि क्रॉस चेक हो और ये टीमिंग लेडिंग के चांसेस कम रहें। ओपन चेक पे टीमिंग लेडिंग हो सकती है, कैश पे भी टीमिंग लेडिंग हो सकती है। तो हमने कहा द कार्बन कॉपी रिसीट और काउंटर फॉर रिसीट एज अ केस में बी शुड बी चेक विद द पे इन स्लिप। जो पे इन स्लिप के साथ ज़रूर मैचअप कर लें कार्बन कॉपी को, काउंटर फाइल को। कार्बन कॉपी कह रही है 1200 और आप उसे पे इन स्लिप में 100 फॉर एग्जांपल 1000 रिकॉर्ड कर रहे हैं, 900 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, ये ज़रूर एनालाइज कर लें। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है द मैनेजमेंट मस्ट फॉलो एज एन इनफ्लेक्सिबल गाइडिंग रूल दैट ऑल द बेयरर और अदर चेक्स रिसीव्ड आर इमीडिएटली क्रॉस्ड अकाउंट पे ही ओनली। अगर कोई भी चेक रिसीव हो रहा है और वो ओपन चेक है, बेयरर चेक है, तो उसको आप फ़ौरन क्रॉस कर लें और क्रॉसिंग करके ही उसे बैंक कर दिया जाए।
तो ये ज़रूरी है कि कंपनी को पहले तो अकाउंट पे ओनली पे जाएं आप, ताकि क्रॉसिंग पे जाएं, स्पेशल क्रॉसिंग पे जाएं, चेक क्रॉस होने चाहिए और बैंक्ड होने चाहिए, ताकि अमाउंट बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो। मींस के कंपनी डेस्क पर या कंपनी काउंटर पे ये अमाउंट रिसीव ना हो, टीमिंग लैंडिंग को कंट्रोल करने के लिए। The specimen of acknowledgement against the receipt of money should provide for disclosure of facts whether the amount was received in cash or by check. In case payment of check by check, the check number must be stated on carbon copy receipt or counterfeit receipt. आप किसी बैंक का जब विज़िट करते हैं तो वहाँ आप एक स्लिप फिलअप करते हैं, और कोई अमाउंट डिपॉजिट करना हो या पेमेंट करनी हो, तो हम देखते हो कि जहाँ चेक नंबर थ्रू चेक कर रहे हैं तो चेक नंबर आप लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सिग्नेचर कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्रेडेंशियल्स हैं जो फुलफिल करते हो। तो इसी तरह जब कंपनी कैश रिसीव कर रही है, चेक रिसीव कर रही है, तो चेक नंबर, चेक डेट, चेक मेच्योरिटी, क्रॉस चेक, वेयर चेक, ऑर्डर चेक, स्पेशल क्रॉसिंग, जो भी टाइप हो उसको ज़रूर मेंशन किया जाए कार्बन कॉपी पे, ओरिजिनल रिसीट पे, ताकि फ्यूचर के लिए ऑडिट में कंपनी को हेल्प करे और ऑडिटर यही पॉइंट ज़रूर एनालाइज करे। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट इनकम, कि जब आपको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही हो, आप मींस के कहीं भी कंपनी ने कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है थ्रू लोन है या किसी भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो आप किस तरह एनालाइज करेंगे? द एविडेंस रिक्वायर्ड टू वॉच द अमाउंट ऑफ इनकम विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द amount. Account of fixed deposits in the bank should be checked with the bank advice, and verification of the arithmetical accuracy of its calculation should also be done. Interest on saving bank accounts should be watched with the bank advices. अगर फिक्स्ड अकाउंट ओपन किया हुआ है आपने और बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है और फिक्स्ड अकाउंट पे आपको पेमेंट मिलनी है, तो जो भी बैंक एडवाइस है या बैंक वेरिफिकेशन आप ज़रूर कर लें। बैंक के साथ जो एग्रीमेंट हुआ कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ज़रूर आप एनालाइज कर लें। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन्स गारंटेड शुड बी वॉच विद द रेफरेंस टू द एग्रीमेंट विद द बारोअर। और अगर किसी को कंपनी ने लोन दिया हुआ है, कोई बारोअर है और लोन दिया हुआ है, तो आप ज़रूर एग्रीमेंट एनालाइज कर लें, चेक कर लें। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेट ऑफ पेमेंट्स एक्सेट्रा शुड बी केयरफुली स्क्रूटिनाइज्ड। ज़रूर एग्रीमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, अमाउंट होगा, मेच्योरिटी टाइम्स होंगे, तो ज़रूर एनालाइज कर लें कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये बैंक का भी ऑडिट हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि क्या बैंक ने जिन लोगों को लोन दिए हुए हैं, कंपनी ने जिन लोगों को लोन दिए हुए हैं, तो उनके साथ एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट में रेट क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, ज़रूर आपको एनालाइज करना होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज शुड बी चेक्ड विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटीज correspondence exchanged covering letter in respect of receipt of interest and counterfeit receipts issued। और यहाँ भी जो भी रिसीट इशू हुई, जिन टाइम में आपने रिसीविंग की, कितनी रिसीविंग हो चुकी है, किन रेट्स पे रिसीविंग हो रही है, ज़रूर एनालाइज करना होगा ये, किन टाइम्स में रिसीविंग हो रही है। तो इंटरेस्ट इनकम का एनालाइज करने के लिए आपको ज़रूर जो भी सिक्योरिटीज रेफरेंस बुक है या केस बुक है, केस फाइल है, काउंटर फाइल कवरिंग लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, ज़रूर एनालाइज कर लें। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिविडेंड इनकम आप हम देख रहे हैं। डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी वॉच विद द काउंटर फाइल और द अपर पोर्शन ऑफ द डिविडेंड वारंट एंड विद द लेटर्स विद विच द चेक्स फॉर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड हैड बीन रिसीव्ड। डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है तो डिविडेंड वारंट ज़रूर एनालाइज कर लें, किन टाइम में वारंट इशू हुए, डिविडेंड रेट क्या है, कंपनी किन टाइम में डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड इनकम सोर्स क्या रहा, किन बैंक अकाउंट्स के ज़रिए कितनी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट पे कितना डिविडेंड आ रहा है, ये ज़रूर एनालाइज आप कर लें। रेंट रिसीव्ड्स, lease deeds and agreements should be examined in respect of amounts of the rent payable, the due date, provision regarding repair, etc. Counter file for the receipts or the carbon copies receipts should be checked. रेंट रिसीव्ड के कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी हुई है और वहाँ से कोई इनकम आ रही है, रेंटल इनकम है, तो रेंटल इनकम का एनालाइज करने के लिए आप ज़रूर रेंट एग्रीमेंट चेक कर लें,
या आप अमाउंट ऑफ रेंट पेबल, कितने अमाउंट ऐसे कितना अमाउंट पेबल था, कितना आपको रिसीव होना था, यानी ड्यू डेट क्या था, प्रोविजन आपने कितनी, अलाउंस कितना रखोगे। जब भी कंपनी को रेंट रिसीव होता है तो रेंट का कुछ परसेंटेज प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है कि जो बिल्डिंग है आपकी, उस बिल्डिंग को ज़रूर आपने उसकी रिपेयरमेंट करनी होगी। उस बिल्डिंग की रिपेयरमेंट के लिए कोई एक्सपेंसेस हों अगर, और हालिंग के एक्सपेंसेस हों, तो इन एक्सपेंसेस को, इस कास्ट के लिए ज़रूर रेंटल इनकम से प्रोविज़न अलाउंस सेट किया जाता है। तो ये परसेंटेज देखनी होगी, और रिपेयरमेंट के एक्सपेंसेस किन टाइम्स में, किन इंटरवल्स में यहाँ से आप चार्ज कर रहे हैं, ये ज़रूर देखना होगा। रेंट रिसीप्ट शुड आल्सो बी चेक्ड विद द रेंट रोल्स। रेंट रोल्स के ज़रिए भी देखा जा सकता है। रेंट रोल्स मींस के प्रीवियस रेंट कितना रिसीव हो रहा था, रेंटल इनकम के मार्केट रेट क्या हैं, आप कितना रेट पे आपने बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, कितनी इनकम रिसीव हो रही है, कितनी इनकम रिसीवेबल, तो ये आपको ज़रूर देखना होगा। इफ़ द कलेक्शन ऑफ रेंट इज़ डन थ्रू एन एजेंट, द एजेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड डिटेल्स देयर इन मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन्ड। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी थ्रू एजेंट्स या कुछ एजेंसीज़ के ज़रिए अपनी बिल्डिंग्स के रेंट रिसीव करती हैं। यानी बाज़ औक़ात कंपनी डायरेक्ट रिसीव कर रही है, या आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए या किसी भी एजेंट से सर्विसेज लेते हुए, तो एजेंट की ज़रूर आप जो भी स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूर एनालाइज़ कर लें, और क्या डील हुई कंपनी की, क्या एग्रीमेंट है कंपनी का थ्रू एजेंट, तो एजेंट के साथ एग्रीमेंट ज़रूर एनालाइज़ कर लेना चाहिए। ये हमारे पास रिसीट साइड है। अब शेयर कैपिटल भी देखा जा सकता है। रेफरेंस में बी मेड टू सेपरेट चैप्टर वेयर द प्रोसीजर। तो इसके लिए तो आपको जो कैपिटल बुक है, कैपिटल रजिस्टर, उसको ज़रूर ओपन कर लें, और इक्विटी रजिस्टर क्लियर करेगा कि शेयर कैपिटल की क्या कंडीशंस हैं, कितना शेयर कैपिटल है, यहाँ शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं, डिविडेंड रेट्स क्या हैं, विड्रॉल रेट्स क्या हैं, ये ज़रूर एनालाइज कर लें। इसके बाद है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर कंपनी ने कोई फिक्स एसेट सेल किया, उसके ज़रिए कोई भी, जैसे हम कहते हैं कैश डेबिट, एसेट क्रेडिट, तो यहाँ ज़रूर चेक कर लें कि डीड क्या रही, एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑक्शन नोट्स हमेशा होते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में। आप ऑक्शन में गए हैं तो ऑक्शन नोट्स ज़रूर चेक करने होंगे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था ऑक्शन में, ऑक्शन का रेट क्या रहा, किस रेट से स्टार्ट किया गया। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी एसेट तो सेल करती है, लेकिन उन लोगों को सेल कर दिया जाता है जो उनके मींस के महरूम नज़र होते हैं, उनको की कर दिया जाता है। तो ये ज़रूर देख लें कि ऐसा ना हो कि यहाँ फ्रॉड ना रहे, कंपनी अपनी अपनी फैमिली में अपने मींस के फैमिली फ्रेंड्स में ये प्रोडक्ट सेल करके उसे ऑक्शन की कंडीशन कंसीडर कर लिया जाए, उसे एक लीगल मींस के शक्ल दे दी जाए, ऐसा ना हो। एग्रीमेंट ऑफ सेल चेक कर लें, एंड एनी अदर एविडेंस सपोर्टिंग द सेल्स ट्रांजैक्शन। मिनट्स ऑफ डायरेक्टर्स शुड आल्सो बी एग्जामिन्ड इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर द मिनटिंग ऑफ द सेल ऑफ द एसेट्स। और मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी ज़रूर। ऐसे फिक्स एसेट को सेल नहीं किया जा सकता। वेस्टेज एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, यूजेबल नहीं रहा, फुली डेप्रिसिएटेड है, स्क्रैप हो चुका है, तो उसके लिए ज़रूर मिनट मिनट ऑफ मीटिंग अवेलेबल हों। और फिर देखना चाहिए कि मेजॉरिटी डायरेक्टर्स की डिसीजंस क्या था, मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स का क्या डिसीजन था, और किस रेट पे मार्केट वैल्यू क्या थी, और हिस्टोरिकल कास्ट क्या रही, डेप्रिसिएशन रेट्स क्या रहे एसेट के, फिक्स्ड एसेट के, और उसको मार्केट में किस वैल्यू पे सेल किया गया है, ये देखना ज़रूरी है। मिसलेनियस रिसीट्स। For watching miscellaneous receipt, the result must be made to correspondence. Correspondence means जो agreements होंगे, जो deeds documents ज़रूर check कर लें, contracts or any other documents which will be produced for sustaining the support of transaction involved in respect of miscellaneous receipts. Miscellaneous receipts में जो भी ऐसी receipts हैं जो जिनके प्रॉपर अकाउंट्स, सेपरेट अकाउंट्स नहीं, तो उनको हम मिसलिनियस में बाज़ औक़ात यहाँ रख रहे होते हैं कि ऐसी रिसीट्स जिनकी अकाउंट ओपनिंग वो किसी भी टाइम मींस के रूटीन टाइम में वो आपको नॉन रिक्योरिंग आइटम्स जो हैं या रिसीट्स हैं, उनके लिए आप सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करते इंडिविजुअल, और उनको मिसलिनियस का टाइटल देके। तो यहाँ देखना होगा कि मिसलिनियस रिसीट्स क्या रहीं, और किन अकाउंट्स को आप मिसलिनियस में रख रहे हैं, जो मिसलिनियस का पार्ट क्या होने भी चाहिए, मिसलिनियस के नेचर में इनको इन अकाउंट्स को, इन रिसीट्स को रिकॉर्ड करना भी चाहिए था या नहीं, ये देखना ज़रूरी है।
ये हमारे पास रिसीट साइड है। इसके अलावा बुक में रिसीट साइड पर काफ़ी डिटेल में लिखी गई है। आप कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ वॉचिंग ऑफ कैश बुक पेमेंट साइड। जैसे मैंने पहले आपको कहा, पेमेंट साइड जब कैश पे होगा, कैश क्रेडिट हो रहा होगा पेमेंट साइड में, तो यहाँ एक्सपेंसेस हो सकते हैं या परचेजेस हो सकती हैं। The object of watching the payment side of Cashbook are to ensure that the payments were properly authorized, assertion that they were entered under their appropriate head of account in the cash book, see the payment relate to the business and or a proper business chart, determine that the payments stated to have been made are supported by the required documentary evidence and determine the closing cash and bank balances correctly. तो कैश बुक भी आप पेमेंट साइड चेक कर लें, हेड ऑफ अकाउंट ज़रूर देख लें कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स यहाँ रखे गए, बिजनेस चार्ज कितना किया गया, इसके बिल्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, ओरिजिनल बिल होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल हो। जब कंपनी कोई भी पेमेंट करे तो कंपनी के पास यहाँ कार्बन कापी नहीं होगी, ओरिजिनल बिल होना चाहिए। डुप्लीकेट अगर है तो अथोराइज हो। फिर the following points should be carefully considered while examining the evidence of the payments. The first one is that the name of client is stated as a pair. आप पेमेंट कर रहे हैं तो कंपनी का, यानी कंपनी पे कर रही है, आप ऑडिट कर रहे हैं जिस कंपनी का, उसका ज़रूर नेम अवेलेबल हो बिल पे। दैट द डेट इन पेज एक्नॉलेजमेंट एग्रीज विद द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कैश बुक। जो भी पेज एक्नॉलेजमेंट मीन्स के जो भी ओरिजिनल बिल है या जो भी काउंटर फाइल है, डुप्लीकेट अथोराइज्ड बिल है, उस पर आप डेट चेक कर लेंगे और एंट्री की, कैश बुक एंट्री की डेट सेम हो। That the payee name is correctly stated and cash book payee names available ho, that the amount of payment together with the head of the account debited is correctly entered in the cash book। जिस अकाउंट को यहाँ डेबिट किया गया, कैश तो क्रेडिट होगा, इसके अगेंस्ट डेबिट, यानी अगर मैं ऐसे कहूँ कि फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, अगर मैं कहूँ अकाउंट पेएबल है कोई, फॉर एग्जांपल एज पर्सनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये ज़रूर पर्सनल नेम अवेलेबल हो, किस पर्सन को किस अकाउंट पे पेमेंट की गई, किस चार्ज को पे किया गया, जिस चार्ज के अगेंस्ट पे किया गया, ये ज़रूर हो। गुड्स परचेज की गई, कैश दिया गया तो गुड्स अवेलेबल, गुड्स रिकॉर्ड मौजूद हो। इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, ये अवेलेबल हो। दैट द एलोकेशन रिस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट इज करेक्टली डन। और फिर ये भी ज़रूरी है जिस हेड में पेमेंट की गई उसकी एलोकेशन हुई, उसको उसका प्रॉपर अकाउंट ओपन किया गया, या ये पेमेंट्स प्रीवियस रूटीन टाइम में रूटीन एक्टिविटीज़ में पे होती हैं, अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट हैं, कंटेंट्स का पार्ट हैं, कास्टिंग का पार्ट हैं या नहीं है। बाज़ औक़ात एक नया अकाउंट, अगर नए अकाउंट न्यू अकाउंट्स आपको नज़र आए, अपडेट हो रहे हो, तो उन पे ज़रूर आपको चेक लगाना होगा कि ये अकाउंट पहले तो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं थे अकाउंटिंग साइकिल का, अब कैसे एंटर हो रहे हैं। That the payment is duly authorized and is properly chargeable as a business expenditure। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हम जब गैप पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कि जब आप जो भी पेमेंट करें वो बिजनेस नेम पे हो, बिजनेस एक्सपेंडिचर हो, बिजनेस एफर्ट हो और उसका डायरेक्ट बेनिफिट बिजनेस को ही मिल रहा हो। आप कैश पे कर रहे हैं तो यहाँ बिजनेस नेम पे कंपनी या क्लाइंट नेम पे बिल इशू हुआ हो, या किसी कोई भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल बिल्स होने चाहिए। अगर ये पार्टनर है उसका पर्सनल फैमिली बिल्स हैं, पर्सनल बिल्स हैं, फैमिली एक्सपेंडिचर्स हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको बिजनेस में ट्रीट किया गया तो ये भी आपको चेक करना होगा। दैट इट बेयर्स अ प्रॉपर रेवेन्यू स्टैम्प, और ज़रूर बिल पे रेवेन्यू स्टैम्प हो। और क्योंकि ये ओरिजिनल बिल होगा आपके पास, कंपनी के पास, क्लाइंट के पास, तो आप ज़रूर रेवेन्यू स्टैम्प पे एनालाइज करें, चेक कर लें, स्क्रूटनी कर लें। अब देखें कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो ज़रूरी पॉइंट हैं पेमेंट साइड में। फर्स्ट है पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। एन इंक्वायरी शुड बी मेड टू ensure that invoices have been internally checked and initiated by the authorized officials and payments are authorized। ये ज़रूरी है कि जब आप क्रेडिटर्स को, अकाउंट पेबल्स को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ क्या जिन पर्सनस को पेमेंट की गई वो अथोराइज्ड हैं आपकी कंपनी ने पेमेंट करने में, कौन कौन से अथोराइज पर्सनस हैं या ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स हैं। ये कैश मैनेजर हो सकता है, ये फाइनेंस मैनेजर हो सकता है, ये मींस के जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स हैं उनको ज़रूर आप चेक कर लें कि उनके सिग्नेचर अवेलेबल हैं या नहीं हैं। पेज एक्नॉलेजमेंट शुड बी चेक, पेज एक्नॉलेजमेंट ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए।
Statements of accounts of creditors should be scrutinized as far as possible. Payments must be made through cross check. It should be noted that the name of the pay is correctly recorded in cash book so that it could later be treated in the sundry creditors ledger to account of the particular ledger to whom payment has been made. और जो भी पेई है मीन्स के क्रेडिटर अकाउंट पेएबल, आप पेयर हो, कंपनी पेयर है तो पेई क्रेडिटर होगा, अकाउंट पेएबल जिसको आपने पेमेंट करनी थी, जो लाइबिलिटी थी आप पे, क्लाइंट पे, कंपनी पे, तो आप ज़रूर चेक कर लें कि कंपनी जो पेमेंट कर रही है, पेई नेम कैश बुक में रिकॉर्डेड है, नरेशन लिखी गई है या नहीं लिखी गई, वॉचर पे पेई नेम होना चाहिए। वैसे आके कह सकते हैं पेमेंट मेड टू अ पर्सन, टू अकाउंट पेएबल, टू अ क्रेडिटर, तो यहाँ क्लियर रहेगा किस पर्सन को किन टाइम में किस डेट पे पेमेंट की गई। कैश परचेजेस, अगर परचेजेस की गई हैं और कैश ऑन द स्पॉट पे किया गया, मींस के यहाँ एक्रूअल सिस्टम या एक्रूड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको कैसे आप चेक करेंगे? दिस शुड बी वॉच्ड विद द कैश मेमोज ऑफ द सप्लायर्स फॉर एक्वायरिंग satisfaction that goods have actually been received. The available evidence such as goods received notes, GRN, जीआरएन को ज़रूर देख लें। गुड्स रिसीव्ड नोट्स, जब आप गुड रिसीव कर रहे होते हो मीन्स के प्रोडक्ट परचेज किया, कंपनी को, क्लाइंट को प्रोडक्ट रिसीव होगा तो ऑडिटर चेक करे कि रजिस्टर में रिकॉर्ड किया गया कि गुड्स रिसीव हुई हैं, स्टॉक इन हुआ या नहीं हुआ। गुड्स इनवर्ड बुक भी देखी जा सकती है, जब भी गुड्स वेयर हाउस में आती हैं या गेट इन होती हैं तो गेट पास पे जो गेट कीपर होता है वो ज़रूर चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो डिफरेंट चेक लगाए जाते हैं कंपनी की तरफ से, हर एक चेक पे या पॉइंट पे ज़रूर एनालाइज कर चेक करते हो आप, कंपनी रिकॉर्ड करती है तो डिफरेंट रजिस्टर्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे जो क्लियर करेंगे कि गुड्स वेयर हाउस तक आते हुए कितने यूनिट से। Whichever is applicable should be examined. Allocation to the head of accounts debited should be verified. तो यहाँ जो भी अकाउंट डेबिट किया गया, कैश क्रेडिट किया गया, उसको ज़रूर एनालाइज कर लें कि कंपनी कैश पे कर रही है तो गुड्स यूनिट कितने थे, कितनी क्वांटिटी रही, मुकम्मल डिटेल ज़रूर डिस्पैच्ड होगी, वो ज़रूर अवेलेबल होगी फाइल में, आप ज़रूर एनालाइज कर सकते हैं। देखें अब है वेजेस। वेजेस जो है ये एक टफ वर्क है ऑडिटर के लिए, वेजेस को एनालाइज करना, इसकी वॉचिंग करना डिफ़िकल्ट टास्क है। पेमेंट साइड पे अगर पेमेंट साइड पे देखा जाए तो वेजेस सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। बिफोर वॉचिंग द amount of wages paid, an inquiry should be made in respect of the system of preparation of the timekeeping and payroll records and the procedure of making payments and the adequacy or otherwise of system of internal control. यहाँ ज़रूर कंपनी देख ले कि वेजेस का क्या मेथड है, क्या ये आर्ली बेसिस पे दी जाती है, वीकली बेसिस पे दी जाती है, या टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स रजिस्टर अवेलेबल हैं या नहीं हैं। यानी जब वर्कर वेज अपनी जॉब स्टार्ट कर रहा है, टास्क उसको दिया गया, जॉब स्टार्ट कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है या नहीं है, डेली बेसिस पे वर्कर कितने आवर काम करते हैं। यहाँ बेसिकली डमी वर्कर ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए कंपनी का इंटरनल कंट्रोल आपको हेल्प आउट करता है। जब आप देखते हो कि घूस्ट एम्प्लॉयज़ या वेजर्स या मींस के वर्कर्स यहाँ अगर आपको नज़र आएँ या रिकॉर्डेड हों तो यहाँ ऑडिट डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाज़ वेजेस जो है ये अन कैश दी जाती है, थंब इम्प्रेशन पे की जा रही होती है, तो इसकी वेरिफिकेशन ईजी नहीं है। इसके लिए देखें कुछ टेक्निक्स हैं जो ऑडिटर यूज़ कर सकता है। द साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्स द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेजेस रिकॉर्ड इन 3 phases, ईच फेज ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द सेपरेट स्टाफ। तो अब आप क्या करेंगे, अपना डिफरेंट वेज जो स्टेजेस हैं या फेजेस हैं इनको एनालाइज करने के लिए, इनकी स्क्रूटनी करने के लिए आप डिफरेंट अपने स्किलफुल ऑडिट टीम मेंबर्स जो हैं उनके ज़रिए ये काम आप करवा सकते हैं। compilation of time spent or record of piecework, computation of the accounts payable as a wages and payment of wages। 3 स्टेजेस आप कर लें। पहला ये देख लें कि आपको वर्कर, कंपनी के वर्कर जो वेजर्स हैं, डेली वेजर्स, ये इनकी टाइम कीपिंग या टाइम रिकॉर्ड कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। आवर्स बेसिस पे रिकॉर्डिंग की जा सकती है, ऑन दी नंबर ऑफ़ यूनिट्स रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो ये आप ज़रूर, एक आपका वर्कर ऐसा हो जो सिर्फ ये काम करे, इसकी स्क्रूटनी करे
कि एक वर्कर 2 घंटे काम कर रहा है तो आप उसे 4 घंटे रिकॉर्डिंग करते हो, पेमेंट 2 घंटे की जाती, बिल 4 ही घंटे के रिकॉर्डेड हैं, इशूड हैं। या वर्कर 5 यूनिट बनाता है और आप 8 यूनिट डेली बेसिस पे उसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ फ्रॉड हो रहा होता है। तो आप ज़रूर ये काम करेंगे कि कंप्लाइंस ऑफ टर्म्स, कंपाइलेशन ऑफ टाइम स्पेंड और रिकॉर्ड ऑफ पीस वर्क मीन्स कि जितना काम कर चुका है, जितनी प्रोडक्शन कर चुका है, उसको चेक करें। कंप्यूटेशन ऑफ दी अकाउंट पेबल एज वेजेस, यहाँ वेजेस पेबल की कैसे कंप्यूटेशन की जाती है, क्या मेथड है, ये देखना होगा आपको। इसके लिए एक वर्कर आपका ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। पेमेंट ऑफ वेजेस, और वेजेस की पेमेंट किस मेथड पे की जाती है, अब बाय अकाउंट नहीं की जा रही होती। आज आप देख लें हमारी इन्वायरमेंट में, तो यहाँ अनकैश की जाती है, डेली बेसिस पे आप कैश पे कर रहे हो, तो उसमें बड़े घपले होते हैं, फ्रॉड होते हैं, मैनिपुलेशन होती है। If the system of internal check is sound, a test check of wages sheet or wages book may be done. फिर आप ये कर लें कंपनी का इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, और कितना रीज़नेबल है, ये रिलायबल है, ये देख सकते हैं। और अगर आप क्लियर रहते हैं कि सिस्टम रिलायबल है, इंटरनल चेक या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेस्ट है, सूटेबल है, तो फिर आप इजी होगा ये टास्क, अदरवाइज इसके लिए एफर्ट करनी होगी। However, if the system of internal check is loose, the auditor should carry out an exhaustive work of checking. तो यहाँ एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा वेजेस शीट को, वेज रिकॉर्ड को, जॉब ऑर्डर कास्ट शीट को एनालाइज करना। द चांसेस ऑफ फ्रॉड्स और एरर्स कुड बी इन फॉलोइंग एरियाज: पॉसिबिलिटी ऑफ क्लरिकल एरर, एरर आप पढ़ चुके हैं, एरर ऑफ ओमिशन, कोमिशन, कंपेंसेटरी, प्रिंसिपल, डिफरेंट एरर्स हैं, ये हो सकते हैं। फ्रॉड और एरर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड पीस वर्क रिकॉर्ड, अगर कोई आप चेक कर लें कि क्या पीस ऑफ वर्क रिकॉर्डिंग में, यूनिट रिकॉर्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड रिकॉर्डिंग में कि कोई फ्रॉड है, टाइम और रिकॉर्डिंग में कोई फ्रॉड है, तो ज़रूर एनालाइज कर लें। द इंक्लूजन ऑफ डमी नेम्स आर घोस्ट लेबरर्स, ये आप देखते हो प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनाइजेशंस की कि डमी वर्कर्स या वेजर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जो अवेलेबल नहीं होते रियल सेंस इन वेज शीट और ये वेज बुक, ये ज़रूर आप चेक कर लें, ये भी आपको हेल्प आउट करेंगे वेज शीट को एनालाइज करने में। तो अब वेजेस से रिलेटेड हम कुछ ब्रीफ स्केच ले रहे हैं जिसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप एज एन ऑडिटर ज़रूर एनालाइज करेंगे। A brief sketch of a workable sound system to be followed relating to preparation of wages sheet is as under. टाइम रिकॉर्ड्स, पहला पॉइंट ये देख लें कि क्या वेज शीट टाइम रिकॉर्ड मौजूद है। अगर टाइम रिकॉर्ड मौजूद है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इसकी एप्लीकेशन कितनी है, तो ये आपको देखना होगा। वेयर मैकेनिकल डिवाइसेस आर नॉट यूज्ड, the gatekeeper should record the time of arrival and departure of each worker. Another similar record should also be maintained by the foreman. It gives two benefits. Firstly, it provides a framework of the check of the records maintained by the gatekeeper and foreman, with the exception of such case where there is a collision between the both. The secondly, it provides a check on the wastage of time by the workers. However, if the mechanical devices are intended to be used, then time recording clocks should be installed at the gates of factory. Each worker should be given a card which he should put in the slot of the set clock to record the date and time of his arrival and departure. तो फर्स्ट तो वेजेस शीट के फ्रॉड को या वेजेस शीट की जो आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं या डमी वर्कर्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए टाइम रिकॉर्ड्स का होना ज़रूरी है। और टाइम रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस भी जहाँ यूज़ की जा सकती हैं, थ्रू थंब इम्प्रेशन भी इसको एनालाइज किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, या फिर आप थ्रू गेट कीपर या मैनुअल रिकॉर्डिंग के थ्रू भी टाइम रिकॉर्ड्स एनालाइज किए जा सकते हैं। तो इसके ज़रिए भी टाइम रिकॉर्ड्स को देखते हुए भी आप वेज पेमेंट्स को या वेज रिकॉर्ड्स को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। पीस वर्क रिकॉर्ड सेकंड, a card should be given to each worker. On it should be recorded the number of pieces produced or the manufactured.
It should also be signed by the worker, foreman, and the storekeeper to whom the finished products are delivered. A record of any fine imposed due to defective goods, etc., should also be noted on it. अब सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि पीस वर्क रिकॉर्डेड। पीस वर्क रिकॉर्ड बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स या प्रोडक्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड होते हैं कि या तो आप आर्स बेसिस पे वर्कर को पे कर रहे होते हो या ऑर्गेनाइजेशंस वर्कर्स को प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्ट प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड की बेसिस पे पेमेंट की जा रही होती है। तो जब नंबर ऑफ यूनिट्स की हो तो यहाँ ज़रूरी है कि जो वर्कर को जो भी ड्यूटी दी गई या जो सुपरवाइज़र है या स्टोर कीपर है वो ज़रूर एनालाइज कर ले कि कितने असाइन किए गए टास्क क्या था, ड्यूटी क्या थी और वर्कर कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, उसकी बेसिस पे ज़रूर वेज पे की जाएगी। यहाँ ऑडिटर को एक आसानी रहती है कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स को पर वेज नंबर ऑफ यूनिट्स को वेज रेट के साथ मल्टीप्लाई करके इजीली वेज शीट को स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं। यानी इन्वेंट्री या प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड क्लियर कर रहे हैं कि 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए, और वेजेस को आप क्लियर करेंगे कि क्या वेजेस जो दी गई टोटल वेज अमाउंट डिवाइड बाई 100 यूनिट, तो पर वेज रेट आ जाएगा, पर यूनिट वेज रेट आ जाएगा। यहाँ वेस्टेड नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉसेस भी यहाँ ज़रूर, क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं होते नॉर्मली वेज शीट में, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाके आपको ये चीज़ क्लियर होगी, जॉब ऑर्डर कास्टिंग में जाके ये चीज़ क्लियर होगी। तो वहाँ आप देख सकते हो कि लॉस क्या रहा, वेस्ट क्या रहा, लेकिन पीस वर्क रिकॉर्ड जो हैं ये इजी कर देते हैं ऑडिटर की टास्क को, ऑडिटर ड्यूटी को, कि इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं कि ऑडिट के वेज किन नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे दी गई, पर यूनिट कितनी वेज दी जा रही है और कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए मंथली या वीकली या जो भी पीरियड हो वेज शीट का, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। थर्ड पॉइंट हो सकता है प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स और वेज बुक ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द टाइम रिकॉर्ड द पीस वर्क रिकॉर्डेड। वेज शीट और वेजेस बुक should be written down. The time factors are the number of pieces manufactured would be multiplied with the rate applicable to determine the amount of gross wages payable. After entering the deduction or contribution to provident fund, wages, advances, fines, etc., the net wages payable be determined. तो यहाँ अगर वर्कर के पर कोई फाइन है या वर्कर ने कोई कोई वेस्टेज है, कोई लॉस हुआ, नॉर्मल नॉर्मल कोई श्रिंकेज है, उसको लेस करने के बाद जो नेट पे होगी ग्रास बनाने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर कुछ अगर पेनल्टीज़ हैं चार्जेस हैं वो लेस करेगी, अलाउंसेस लेस करेगी, और फर्दर नेट वेज ज़रूर एप्लीकेबल होगी, शो हो रही होगी। तो आप ज़रूर एनालाइज कर सकते हैं, ये ईजी है। वेज शीट में प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट का जो मेथड है जॉब ऑर्डर कास्टिंग में, तो उसको फॉलो करते हुए इजीली एनालाइज किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है पेमेंट ऑफ वेजेस। अब आप देखेंगे कि कंपनी ही या क्लाइंट किस तरह किस सोर्स पे पेमेंट कर रहे हैं। वेजेस शीट टुगेदर विद द एग्जैक्ट अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम द बैंक be handed over to the cashier who should make the payment of the wages to the workers in presence of foremen who must identify the workers before they receive the amount. इंटरनल कंट्रोल में ये ज़रूरी है कि जब पेमेंट दी जा रही हो तो रिलेटेड सुपरवाइज़र ज़रूर मौजूद हों, फोरमैन वहाँ मौजूद हो, चेयरपर्सन चेयरमैन को जो भी अथॉरिटी है मौजूद उसका होना ज़रूरी है। यानी अथॉरिटी की प्रेजेंस में ही पेमेंट की जाए ताकि डमी वर्कर्स या घूस्ट एम्प्लॉयज़ घूस्ट वेजर्स जो हैं उनको यहाँ कंट्रोल किया जा सके, उनको लोकेट किया जा सके। All thumb impressions must be authenticated and eventually a certificate of payment of the wages be appended on the wages sheet. और जब पेमेंट की जा रही हो तो ज़रूर रिसीविंग ली जाए वेजर से, ताकि ऑडिट में हेल्प आउट करे क्लाइंट को, ऑर्गेनाइजेशन को। द लिस्ट ऑफ ऑल अमाउंट्स अनपेड वेजेस शुड बी प्रिपेयर्ड एंड रिमेनिंग कैश बैलेंस मस्ट एग्री विद इट। और अगर कंपनी अभी भी वेज पेएबल है जो पेमेंट्स नहीं की जा रही, फ्यूचर में की जाएंगी, उनकी ज़रूर वेजेस पेएबल शीट प्रिपेयर की जाए।
फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर वॉचिंग द वेजेस पेड। अब वेजेस वेजेस जो पे की गई उनको किस तरह आप वॉच करेंगे? Cost and cross cost of the wages sheet or wages book should be checked and the amount should be traced into the cash book. Calculation of amount should be checked. The extent of checking would depend upon the adequacy or otherwise of system of internal check. पहले कास्टिंग चेक कर लें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो चुकी है या प्लस माइनस है या मल्टीप्लिकेशन है, फार्मूलाज यूज़ हुए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एडिशन सब एडिशन ज़रूर चेक कर लें। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट शुड बी चेक्ड। द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग वुड डिपेंड अपॉन एडिकेसी और अदरवाइज। और जो कैलकुलेशन की गई इसको चेक कर लें कि अमाउंट किन बेसिस पे क्या रेट रहे, किस तरह कैलकुलेट किए गए, क्या मेथड है, ये चेक कर लें। द बेसिस ऑफ पेमेंट्स, डेली रेट्स और आवर्ली रेट्स और पीस वर्क रेट्स, ये ज़रूर आप एनालाइज कर लें। डेली रेट क्या है, आवर्ली रेट क्या है, या प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जो हो रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पे क्या रेट अलाउ किए जा रहे हैं। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड और piecework records should also be checked with the wages sheet. जो भी वेजेस शीट जिस बेसिस पे बनाई गई है, जो मेथड फॉलो किया गया, पीस वर्क फॉलो किया गया या आर्ली बेसिस पे दी जा रही है, डेली बेसिस पे दी जा रही है वेज, तो ये ज़रूर आप चेक कर सकते हैं यहाँ कि किस तरह पेमेंट का सोर्स क्या है। 6 point है, all unpaid amount should be traced into unpaid wages register and subsequent payment out of them should be verified with the said register. और जो भी अनपेड हैं, जो पेबल हैं, आप फ्यूचर में आप पे करेंगे, वो पेबल रजिस्टर में ज़रूर रिकॉर्ड कर लेने चाहिए, अपडेट कर लेने चाहिए। द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल शुड बी चेक्ड विद द अमाउंट ऑफ चेक ड्रॉन। जितनी भी पेमेंट पे की गई, देखें आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख की वेजेस हैं तो 1 लाख का चेक पहले आप कैश करेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप चेक ये एनालाइज कर लें कि बैंक से जो चेक विड्रॉ किया गया उसकी पेमेंट क्या थी और वेजेस के टोटल अमाउंट क्या आ रहा है। बैंक से 1 लाख लिए गए और वेजेस 80,000 की पे की गई, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो इस यहाँ भी आप स्क्रूटनी या इंक्वायरी कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू सी दैट नो डमी और घोस्ट लेबर is included in the wages sheet books. The names of the some of the workers are mentioned in the wages sheet or book should be checked with the job cards and gatekeepers and the foreman's register. अब जो घोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं या डमी एम्प्लॉइज़ हैं उनको चेक करने के लिए वेजेस शीट बुक देखनी चाहिए। प्रीवियस यानी वेजेस शीट्स वेज रिकॉर्ड देख लेना चाहिए। पहले जनवरी में कितने वेजेस किन वर्कर्स को दी गई, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में या प्रीवियस ईयर। तो यहाँ क्लियर रहेगा कि कितने वर्कर ऐसे हैं जो हर मंथ आप वेजर एक्सीड हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हो सकता है जो वेजर एक्सीड हो रहे हैं, ये जो न्यू नेम है, उनको भी यहाँ लोकेट किया जा सकता है। गेट कीपर है या फोरमैन, सुपरवाइज़र या डिफरेंट पर्सनल या ऑफिशियल्स हो सकते हैं जिनके ज़रिए स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, जिनकी हेल्प ली जा सकती है गोस्ट या डमी वर्कर्स को लोकेट करने में। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट अ वेजेस शीट और बुक हैज़ बीन प्रॉपरली साइंड बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ये ज़रूर क्लियर करना होगा ऑडिटर को कि वेज शीट रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स के सिग्नेचर होने चाहिए, जो भी अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर ज़रूर हों। द पार्ट प्लेड बाय द सेवरल पर्सनस इन द प्रिपेयरिंग और चेकिंग द वेजेस शीट और बुक शुड बी नोटेड ऑन इट एंड साइंड। और जो हेल्पर हैं, सुपरवाइज़र हैं, सिग्नेटरी हैं, ज़रूर उनकी सिग्नेचर मौजूद हों वेज शीट पे और ज़रूर एनालाइज कर लेने चाहिए। इसी तरह लास्ट पॉइंट है, एलोकेशन ऑफ वेजेस पे शुड आल्सो बी वेरीफाइड। तो वेजेस जो पे की गई उनकी एलोकेशन ज़रूर चेक कर लें कि किन वर्कर्स को कितनी वेज पे की जा रही है। इक्वालिटी ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे वेज रेट मींस के अप्लाई किए जाते हैं, पे किए जाते हैं, और कुछ वेजर्स ऐसे होते हैं जिनके वेज रेट्स बेहतर नहीं होते, फेवरेबल नहीं होते। तो यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि जिन वेजर्स को ज़्यादा रेट पे हायर किया गया, वेजेस दी जा रही हैं, तो इसके क्या रीज़न हैं। तो ये भी आपको ऑर्गेनाइजेशनल फ्रॉड या ऑर्गेनाइजेशनल नेग्लिजेंसीज को लोकेट करने में, इंक्वायर करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। ये हमारे पास आज कुछ ज़रूरी जो पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस किए हैं। फर्दर आपका अब ये टास्क है कि आप पेमेंट साइड और रिसीट साइड बुक में अवेलेबल है, डिटेल है काफ़ी, तो आप डिटेल में इसे रीड आउट कर लें, देख लें।
ताकि जो पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए टाइम की वजह से, वो आप ज़रूर स्टडी कर लें। तो आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन रहे तो ज़रूर आपने कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।